हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो हम लोग यहाँ पर पहले पार्ट में बजट 2025 के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर आप सभी लोगों ने उसे देखा, आप लोगों के कमेंट्स भी हम लोगों ने पढ़े। और हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आपके क्या डाउट्स हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। सो डेफिनेटली हम उस चीज़ के ऊपर फिर फर्दर फंक्शन कर पाएंगे। हम आपको उस पर डेफिनेटली कमेंट्स पे आपके रिप्लाई भी करेंगे। तो कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कमेंट्स में ज़रूर उसको मेंशन करिए। तो चलिए, तो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ चीज़ों को समझा था। हमने देखा था कि बजट 25 के अंदर गवर्नमेंट के 4 पिलर्स के ऊपर हमने बात करी थी। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे बात करी थी, इन्वेस्टमेंट पे बात करी थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात करी थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में बात करी थी। आज के सेकेंड पार्ट में हम मेजर हाइलाइट्स को कवर करेंगे कि वो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसको इस साल के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ओवरऑल कवर किया है। तो चलिए अपने सबसे पहले और शानदार पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम कह पा रहे हैं कि भाई ये बजट इस बार धमाकेदार बजट आया है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो 12 लाख रुपए तक की जिनकी कमाई है, 12 लाख रुपीज पर एनम जो कमा रहे हैं, उस पर नो टैक्स बोल दिया है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उसको एक्सटेंशन दिया है 12.75 लाख फॉर सैलरी टैक्स पेयर विद डिडक्शन। तो इसी के बाद ही ये बोला गया कि भाई इस बार का बजट तो धमाकेदार है। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार धमाकेदार बजट दिया है, सरकार ने एक धमाकेदार बजट दिया है। तो ये हमारा सबसे पहला एक हाईलाइट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, जैसे कैंसर और 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कैंसर के लिए इस्तेमाल करी जाती है, क्रोनिक डिजीजेस और रेयर डिजीजेस के लिए, उनके लिए यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से उन प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स अब इंडिया के अंदर चीपर कॉस्ट के ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी, आप जानते हैं कि आज के समय पर किसी भी कंट्री के लिए ये लिथियम आयन बैटरीज बहुत असेंशियल हो गई हैं। हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, भले वो कार्स हैं, भले वो सिस्टम्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट्स हैं। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, मोबाइल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको भी एग्जेम्प्ट करा जा रहा है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी से। वहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के ऊपर बात करी गई है। तीसरे पॉइंट और हाईलाइट पे बढ़ते हैं अगर हम लोग आगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का रुझान है। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का एक रुझान है, जहाँ पर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज कर रहे हैं और साथ ही साथ इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वदेशी इस्तेमाल करिए और स्वदेशी सामान को ही यूज़ करिए, ये सरकार एक तरीके से इस बजट के द्वारा कहना चाहती है। तो टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट इस समय ध्यान दे रही है, उसको इनकरेज करने की कोशिश कर रही है, जिससे यहाँ की इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप कर जा सके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारे पास एक स्कीम आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें 30,000 रुपये तक की लिमिट होगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जानते हैं कि मतलब सभी लोगों का, उन लोगों का अपना खुद का एक बैंक खाता होना चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ से उनको सपोर्ट कर सकती है। आप जानते हैं जनधन योजना सरकार ने शुरू करी थी 2014 के अंदर। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर स्वनिधि स्कीम को बेसिकली प्रिमिटिवली हम लोग देख रहे हैं, और ये स्वनिधि स्कीम 2020 के आसपास भी, कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रही है आपकी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, स्वनिधि स्कीम किसके साथ इंटीग्रेटेड है? स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। गिग वर्कर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स का फॉर्मेशन करा जा रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड्स को बनाया जाएगा। यहाँ पर एक पोर्टल है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। इस ई श्रम पोर्टल के अंदर उनको सोशल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ध्यान रखिएगा कि जो गिग वर्कर्स हैं उन लोगों की हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए, भाई ये वर्कर्स, आप देखिए कि गिग इकोनॉमी आज के समय में भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। जोमैटो,
ओला, ऑल दीज पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इकोनॉमी, दीज आर द गिग वर्कर्स। लेकिन उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ बेनिफिट के लिए सरकार भी कुछ योगदान देना चाह रही है, जिसपे उन्होंने जन आरोग्य योजना के अंदर ये कहा है कि भाई यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के ऊपर वो रजिस्टर करेंगे और सोशल और हेल्थ बेनिफिट्स उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वेरी इनोवेटिवली यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स। हम जानते हैं कि अटल इनोवेशन लैब्स बनाई गई। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इस्टेब्लिश करी जाएंगी, जिसका मेजरली पर्पस है कि बच्चों का रुझान जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो ये जो लैब्स हैं ये अगले 5 साल के अंदर प्रमोट करी जाएंगी, जिससे इनोवेशन को प्रमोट करा जाए, ठीक है ना। और नया जो यूथ है स्पेसिफिकली वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की तरफ आगे बढ़े। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि भाई कोई देश अगर विकसित होता है तो उस देश के विकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वहाँ की रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, वहाँ का यूथ कितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जिसका उपयोग जनरली यूथ को करना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंशन, क्योंकि अक्सर हम लोग जानते हैं हर साल हमारे पास ऐसी न्यूज़ आती है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल सीट ना पाने की वजह से कभी कभार सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बहुत से बच्चे कभी डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीज़ों में जाते हैं, तो वो बात हमें ध्यान रखनी है। तो उस चीज़ की वजह से अब गवर्नमेंट थोड़ा सा उस पर फोकस करके यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करने के ऊपर काम कर रही है। 10,000 नई मेडिकल सीट्स बनाई जाएंगी, अगले 5 सालों के अंदर इन सीट्स को बढ़ा दिया जाएगा टू 75,000। तो देखिए एग्ज़ाम एक ऐसी प्रोसेस है जो डेफिनेटली बहुत सारे तरीके की एंजाइटी या स्ट्रेस तो ला सकता है, बट ऐसा कदम उठाना कि सुसाइड कमिट कर लेना या इतना डिप्रेशन या एंजाइटी स्टेट में जाना, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और ये बात सालों से रेगुलरली आप देखेंगे, हर बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बाद प्रोसेस रहता है। तो उस चीज़ को सरकार ने बजट पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करके कहा है कि मेडिकल सीट्स के अंदर भी हम लोग कुछ सीट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर मतलब यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एनेबल करा जाएगा। जो लोग जो गांव के इलाकों के अंदर रहते हैं और वो किसी भी तरीके का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ से दी जाएगी। किसके बेसिस पे कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस बार फोकस करा है। साथ ही साथ डीक्रिमिनलाइज करा जा रहा है 100+ लीगल प्रोफेशन को। बिजनेस ऑपरेशंस को ईज करने के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा एक रुझान है। और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, भाई डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, इंडिया में ये बहुत ही बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, एक बहुत ही बड़ा हर्डल है किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के जो बर्डन्स हैं उनको कम करने के ऊपर भी सरकार इस बार अपनी पूरी कोशिश करने वाली है। नेक्स्ट हाईलाइट वी हैव इज स्वामी फंड 2.0। सो ये बेसिकली जो फंड है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास घर नहीं है और सरकार उनको घर देना चाहती है। उसके लिए गवर्नमेंट इस बार 15,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस यहाँ पे लेकर आ रही है, जिसमें 1 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे उन लोगों को जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। तो ये 2.0 उस चीज़ के रेफरेंस में है। FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आज तक जो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI था वो 74% तक हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर अब 100% कर दिया जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखना, जिसमें कंपनीज इन्वेस्ट करेगी और वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो इंडिया के अंदर ही रह सकेगा। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। सो न्यू रैंकिंग एक आएगी स्टेट्स को लेकर, जहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टेट्स कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट यहाँ पे बेसिकली जारी करी जाएगी, जिसको हम लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। एंड यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है कि स्टेट्स जो है वो प्रमोट करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मतलब जहाँ पर सेंटर तो प्रमोट कर ही रहा है, बट स्टेट अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे अपने यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए, रेगुलेटरी नॉर्म्स के थ्रू एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सके, जिससे कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। Then we have credit enhancement facility. So National Bank for Finance and Infrastructure Development यहाँ पर एक partial credit enhancement facility लेकर आया है, जहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो एक तरीके की हम लोग समझे कि डेट फैसिलिटीज होती हैं।
जहाँ पर वो एक्सपेंशन करने के लिए पैसा जो है वो लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब उन्हें प्रॉफिट टेकिंग दिखती है तो उसको सेल भी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है उनको सपोर्ट करने की भी कोशिश करी जा रही है। दैट विल बी डन थ्रू दी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट टच कर रही है। पैरेलली पेंशन सेक्टर के ऊपर भी रेगुलेटरी नॉर्म्स यहाँ लेकर आएगी, रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करेगी और एक हाई लेवल कमेटी बनाने वाली है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स उनको रेगुलेट कर सके, उनके लाइसेंसेस को, सर्टिफिकेशंस को और परमिशंस को टाइम टू टाइम चेक कर सके। तो आप देख पा रहे हैं कि सरकार ने मेजरली इस बजट के अंदर सभी सेक्टर्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे टच किया है और मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट हमें इस बार के बजट के अंदर देखने को स्पेसिफिकली मिले हैं। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आपको ये हाइलाइट्स तो ध्यान रखने ही रखने हैं, साथ में जो फर्स्ट पार्ट में हमने चीज़ें पढ़ी थी उसको भी आपको ध्यान रखना है। सो इसके साथ हम लोगों ने बजट के असेंशियल चीज़ों को, पॉइंट्स को यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स के अंदर कवर कर दिया है। बट इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स और ऐसे लोग जो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ जो आपके एग्जामिनेशन या इन जनरल आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।